नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का यह वीडियो आपके यूपी टेट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में आज हम पर्यावरण का पूरा रिवीजन करेंगे। आप सभी लोग यह वीडियो एग्ज़ाम देने से पहले ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको पर्यावरण के हर टॉपिक से प्रश्न देखने को मिलेगा और सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो एक एक प्रश्न आप सब लोग ध्यान से देखिए, अच्छे से उन्हें समझिए और उसका उत्तर भी कमेंट में बताइए। तो रिवीजन क्लास के तौर पर हम लोग इसे देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, ध्यान से आप लोग इसे देखिए, इसका उत्तर आप लोग बताइए। भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? आपका जवाब क्या होगा दोस्तों? देखिए दोस्तों, भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम की बात करें तो यह वर्ष 2006 में पारित हुआ था। ध्यान रखना, भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम का पारित हुआ था, वर्ष 2006 में पारित हुआ था। अगर आपसे यह पूछे कि बाल विवाह निरोध अधिनियम कब लागू हुआ था, तब आप 1 नवंबर 2007 को बताएंगे। पारित हो गया था दोस्तों 2006 में ही, लेकिन 2007 में यह लागू हुआ था, इसे ध्यान रखना। दूसरा प्रश्न देखेंगे दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, सभी प्रश्न आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रश्न ही मिलेंगे। जल की आर्द्रता को किसके द्वारा नापा जाता है? आप क्या बताएंगे? दोस्तों देखिए, जल की जो आर्द्रता होती है उसे हम किसके द्वारा मापते हैं? हाइग्रोमीटर द्वारा मापते हैं, इसको ध्यान रखना। जल की आर्द्रता को हम हाइग्रोमीटर द्वारा मापते हैं। अगर आपसे यह पूछे कि बैरोमीटर द्वारा क्या मापा जाता है, तब आपका जवाब होगा वायुदाब मापा जाता है। आपसे पूछा जाए कि फैदोमीटर द्वारा क्या मापा जाता है, तो आपका जवाब होगा समुद्र की गहराई को मापा जाता है। तो इस तरह से दोस्तों ध्यान से क्वेश्चन को देखते चलिए, अच्छे से समझते चलिए। बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है, इटाई इटाई रोग जल में किस धातु के घुल जाने से होता है? दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं। इटाई इटाई नामक रोग दोस्तों कैडमियम से हो जाता है। कैडमियम जब जो है जल में मिल जाता है, तब उससे जो है इटाई इटाई नामक रोग होता है। तो आपका इसमें बी ऑप्शन दोस्तों सही रहेगा। पारा से कौन सा रोग होता है, इससे भी एक प्रश्न पूछा जाता है। तो पारा के पानी में घुलने से दोस्तों मिनी माता नामक रोग हो जाता है। ठीक है, पारा के पानी में घुलने से मिनी माता रोग हो जाता है, और कैडमियम के पानी से मिलने से इटाई इटाई नामक रोग हो जाता है। तो इसमें आपका बी ऑप्शन दोस्तों सही है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिए पर्यावरण की दृष्टि से कपास, जैट्रोफा, गन्ना, आलू। आप कहेंगे कि बायोडीजल की एक फसल क्या है? जैट्रोफा है। ध्यान रखना, जैट्रोफा जो है एक बायोडीजल की फसल है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने दोस्तों, निम्नलिखित में से रबी की फसल कौन सी है? आपको बताना है। चावल, चना, मूंगफली, कपास। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका सही जवाब क्या होगा? आपका सही जवाब होगा दोस्तों चना। जो आपका रबी की फसल है, इसमें चना आपका सही हो जाएगा। रबी की फसल दोस्तों अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, मतलब कि शीत ऋतु में, ठंडी के मौसम में बोई जाती है रबी की फसल। और रबी की फसल के अंतर्गत दोस्तों आपका गेहूं आता है, जौ, चना, सरसों, मटर, आलू, ये सभी जो है रबी की फसल के अंतर्गत आते हैं। और बात करें दोस्तों खरीफ की फसल की, तो खरीफ की फसल जो है जून जुलाई में बोई जाती है, और इसके अंतर्गत हमारा चावल, मूंगफली, कपास ये सब आते हैं। तो यहाँ पे चावल, मूंगफली, जो कपास तीनों लिखा है, यह आपका कौन सा फसल है? खरीफ का फसल है, और चना रबी की फसल है। अगला प्रश्न देखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके सामने, प्रोटीन का सर्वोत्कृष्ट स्रोत क्या होता है? दोस्तों दूध, मांस, सोयाबीन, अंडा। सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है? आपको यह बताना है। तो आपका जवाब होगा सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। लगभग 43% प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से आप लोग देखते चलिए, रिवीजन के तौर पर देखते चलिए, जल्दी जल्दी इनको प्रैक्टिस करते चलते हैं। किस विटामिन की कमी से घाव से रक्त का बहना नहीं रुकता है? विटामिन ए, बी, सी या के? आपका जवाब होगा दोस्तों विटामिन के की कमी से घाव से जो रक्त निकलता है वह बंद नहीं होता है, उसका बहना बंद नहीं होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, तब आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे नेफ्थेक्विनोन होता है विटामिन के का रासायनिक नाम। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे अब, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग बताइए। हैदराबाद, लखनऊ, मैसूर, मुंबई। आपका जवाब होगा दोस्तों मैसूर में स्थित है, मैसूर कर्नाटक में। ठीक है, तो आपका इसमें तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, मैसूर में केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान स्थित है। चलिए अगला प्रश्न अब हम देखेंगे, ध्यान से आप लोग देखते चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा अलग समूह से संबंधित है?
स्कर्वी, रिकेट्स, रतौंधी, रेबीज। आपका जवाब होगा दोस्तों डी ऑप्शन, रेबीज जो है तीनों से अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि स्कर्वी, रिकेट्स, रतौंधी ये विटामिन की कमी से होने वाला रोग है, जबकि रेबीज जो है यह कुत्ते के काटने से होता है दोस्तों। तो स्कर्वी रोग कैसे होता है, किसकी कमी से होता है, कौन सी विटामिन की कमी से? तो आप कहेंगे विटामिन सी की कमी से। और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। तो ध्यान से प्रश्न को आप देखते चलिए, आपका रिवीजन होता चलेगा और डिटेल में थोड़ा बहुत समझते चलिए। निम्न में से कौन सा पक्षी स्वयं के घोंसले का निर्माण नहीं करता है? आप बताइए। कौवा, कोयल, गौरैया, बुलबुल। आपका जवाब क्या होगा दोस्तों? आपका जवाब होगा कोयल। कोयल एक ऐसा पक्षी है दोस्तों जो स्वयं अपना घोंसला नहीं बनाता है, वह अपने अंडे को कौवे के घोंसले में देता है और कौवा जो है उस अंडे को पालता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका कोयल इसमें आपका सही हो जाएगा दोस्तों, इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट है, वनों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ग्रीन गोल्ड, ग्रीन आइलैंड, ग्रीन हाउस या ग्रीन सिल्वर। आपका जवाब होगा हरा सोना, मतलब कि ग्रीन गोल्ड कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि इससे हमको बहुमूल्य चीज़ें मिलती हैं, औषधियाँ मिलती हैं, शहद, गोंद, लकड़ी, ये सब जो है हमें पेड़ पौधों से ही मिलता है, वनों से ही मिलता है। ठीक है, इसलिए इसे ग्रीन गोल्ड कहा जाता है, हरा सोना कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सरीसृप के अंतर्गत निम्न में से कौन आता है? तो देखिए यहाँ पे कछुआ, अमीबा, फर्न, व्हेल। आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब होगा कछुआ। कछुआ जो है दोस्तों यह सरीसृप के अंतर्गत आता है। सरीसृप किसे कहते हैं? जो पृथ्वी पर दोस्तों सरक कर चलते हैं, जो जंतु जो है पृथ्वी पर सरक कर चलते हैं, जैसे कि सांप हो गया, छिपकली, मगरमच्छ, कछुआ, ये सब जो है सरीसृप के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, बात करें दोस्तों व्हेल की, तो व्हेल क्या है? व्हेल एक स्तनधारी जंतु है, यह भी ध्यान से देख लीजिए। अमीबा की अगर बात करें दोस्तों, तो अमीबा क्या है? एक कोशिकीय प्रोटोजोआ संघ का जंतु है। चलिए अगला प्रश्न अब हम देखेंगे, निम्न में से कुनाइन नामक दवा प्राप्त होती है, किससे प्राप्त होती है? मनी प्लांट से, सिनकोना प्लांट से, यूकेलिप्टस से, अकोनाइट से। तो आप कहेंगे दोस्तों सिनकोना प्लांट से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? सिनकोना प्लांट से कुनाइन नामक दवा प्राप्त होती है। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि क्या यह आपके लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं। कचरे के उचित निस्तारण हेतु किया जाता है, आपको बताना है 3R, 4R, 2R, 5R। कचरे के उचित निस्तारण हेतु किया जाता है, क्या किया जाता है? आप कहेंगे 4R का इस्तेमाल किया जाता है। 4R का मतलब क्या होता है दोस्तों? एक आर का मतलब होता है कि रिड्यूस करना, मतलब कि कम करना, और दूसरे का रिव्यूज मतलब मना करना, तीसरे का रीयूज मतलब पुनः चक्रण, पुनः प्रयोग, और चौथे का रिसाइकिल मतलब पुनः चक्रित करना। तो 4R का प्रयोग किया जाता है। ध्यान से देखते चलिए, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है आप लोग बताइए? आपका जवाब होगा 11 जुलाई को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे अब हम। सभी प्रश्न यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। रथ यात्रा उत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? आप लोग बताइए। कहाँ के? उड़ीसा, केरल, तमिलनाडु, बिहार। आपका जवाब होगा दोस्तों उड़ीसा में, उड़ीसा के पुरी में किया जाता है। ठीक है, रथ यात्रा उत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? उड़ीसा में किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, मगहर महोत्सव का आयोजन किया जाता है, कहाँ किया जाता है? गोरखपुर में, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर। तो आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब होगा संत कबीर नगर में दोस्तों मगहर महोत्सव का आयोजन किया जाता है। तो संत कबीर नगर आपका इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, गुलबी का प्रयोग किया जाता है भवन निर्माण में, कुंभकारी में, भोजन निर्माण में, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए इसमें दोस्तों आपका सही जवाब क्या होगा? आपका सही जवाब होगा गुलबी का जो प्रयोग होता है वह कुंभकारी में किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, चाक चलाने वाली जो छड़ी डंडी होती है वो चाक पर जिस जगह जिस गड्ढे में फंसाई जाती है उसे हम गुलबी कहते हैं। तो यहाँ कुंभकारी से आपका इसमें संबंधित है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? धुबरी से सदिया, इलाहाबाद से हल्दिया, कोल्लम से कोट्टापुरम, या तलचर से पारादीप। आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब होगा दोस्तों इलाहाबाद से हल्दिया तक राष्ट्रीय जो है जलमार्ग है। ठीक है, तो इसमें आपका जो है इलाहाबाद से हल्दिया ऑप्शन सही हो जाएगा। इलाहाबाद आपका उत्तर प्रदेश में, हल्दिया कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, और ये राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है दोस्तों।
अब बात और इसके बारे में थोड़ा सा ये जान लीजिए कि यह जो है भारत का सबसे लंबा जलमार्ग है, राष्ट्रीय जलमार्ग है। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका इसमें सही रहेगा। मर्डेका कप किस खेल से संबंधित है? क्या शतरंज से है, गोल्फ से है, फुटबॉल से है या क्रिकेट से है? तो आप कहेंगे दोस्तों ये फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, फुटबॉल से और देखें जैसे कि डूरंड कप हो गया, रोवर्स कप हो गया, यह सब भी फुटबॉल से ही संबंधित है। तो ध्यान से आप देखते चलिए, सभी चीज़ें क्लियर होती चलेंगी। गंगा नदी निकलती है, कहाँ से निकलती है आपको बताना है? अरावली से, लद्दाख ग्लेशियर से, गंगोत्री ग्लेशियर से, मिलाप ग्लेशियर से। तो आपका जवाब क्या होगा? गंगोत्री ग्लेशियर से। गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी निकलती है। तो आपका इसमें दोस्तों सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे अब, भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है, कौन सी नदी है आपको बताना है? लूनी, साबरमती, ताप्ती, नर्मदा। तो आपका सही जवाब होगा दोस्तों नर्मदा नदी। नर्मदा नदी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। यह जो है पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने वाली सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई लगभग 1312 किलोमीटर है, यह भी जानते रहिए। और दोस्तों भ्रंश नदी का यह उदाहरण है नर्मदा नदी। लूनी नदी की अगर बात करें तो लूनी नदी जो है इस 320 किलोमीटर लंबी है और साबरमती 371 किलोमीटर लंबी है और ताप्ती नदी की बात करें तो यह 724 किलोमीटर लंबी है। चलिए अगला देखते हैं, भारत में सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है, कौन सी है? कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, महानदी। तो आप लोग बताइए इसमें आपका सही जवाब क्या होगा? आपका सही जवाब होगा दोस्तों गोदावरी नदी। ठीक है, सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? गोदावरी नदी है। यह जो है महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से निकलती है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, भाखड़ा नांगल परियोजना कौन सी नदी पर है आपको यह बताना है? गंगा, सतलुज, कावेरी, ब्रह्मपुत्र। तो आपका जवाब होगा दोस्तों यह सतलुज नदी पर स्थित है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भाखड़ा नांगल परियोजना कहाँ स्थित है? सतलुज नदी पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अब। नेक्स्ट है, टिहरी बांध किस नदी पर बना है? अलकनंदा, भागीरथी, गंगा। आपका जवाब क्या होगा? टिहरी बांध दोस्तों यह जो है भागीरथी नदी पर बना है। तो बी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा, भागीरथी नदी। ध्यान से देखते चलिए, सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम। तो आपका जवाब क्या होगा? नंदा देवी चोटी कहाँ स्थित है? यह जो है उत्तराखंड में स्थित है। ध्यान रखना ये जो है उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ठीक है, और यह भारत का दोस्तों दूसरा सर्वोच्च पर्वत चोटी है। कौन सा? नंदा देवी। ठीक है, और पहला कौन सा है? पहला है आपका कंचनजंगा। चलिए अगला देखते हैं अब, 71% पृथ्वी का तल ढका हुआ है, किससे ढका हुआ है आप लोग बताइए? आकाश से, हवा से, जल से या कोयला से? आप कहेंगे जल से ढका हुआ है। 71% पृथ्वी का तल किससे ढका हुआ है? जल से ढका हुआ है और 29% जो है स्थल के द्वारा ढका हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, समुद्र का कितना प्रतिशत जल पीने योग्य है दोस्तों आपको बताना है? तो आपका जवाब होगा क्या होगा इसमें देखिए 0.65% ही समुद्र का जल पीने योग्य है। तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 0.65%। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर कौन सा है आपको बताना है यहाँ पे? तो यहाँ आपका सही जवाब क्या होगा? आर्कटिक, प्रशांत, अटलांटिक, हिंद। तो आपका सही जवाब होगा दोस्तों प्रशांत महासागर। यह जो है सबसे बड़ा है और सबसे गहरा महासागर है, इसे आप लोग ध्यान रखना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, गोवर्धन पर्वत कहाँ स्थित है? तो आप बताएंगे मथुरा, आगरा, बुलंदशहर, हमीरपुर। आपका सही जवाब क्या होगा? गोवर्धन पर्वत दोस्तों मथुरा में स्थित है। ध्यान रखना मथुरा आपका इसमें राइट हो जाएगा और इसके मथुरा के आसपास के जो क्षेत्र होते हैं दोस्तों उन्हें ब्रजभूमि के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं, राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? आपका जवाब क्या होगा? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। पहला ही ऑप्शन आपका सही है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ये राष्ट्रीय गीत के रचनाकार हैं, इन्होंने ही राष्ट्रीय गीत को लिखा था। चलिए अगला प्रश्न है, ध्यान से देखते चलिए, भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपका जवाब होगा दोस्तों आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से नीति निर्देशक सिद्धांत को लिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे अब, संपत्ति का अधिकार है या कैसा अधिकार है आपको बताना है? क्या मौलिक अधिकार है या विधिक या दोनों? तो आपका सही जवाब होगा दोस्तों संपत्ति का अधिकार क्या है?
एक विधिक अधिकार है। ठीक है, इसके पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा अब यह विधिक अधिकार हो गया है। तो इसमें बी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देखते चलिए। ये सब आपके पर्यावरण के सिलेबस में है दोस्तों, संविधान वाला चैप्टर भी है पर्यावरण के सिलेबस में, इसलिए आप लोग इसे देखते चलिए, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इसमें आपका सही जवाब होगा दोस्तों राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। ए ऑप्शन दोस्तों आपका इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य क्या है? पर्यावरण की सुरक्षा तथा संरक्षण, पर्यावरण के संसाधनों का प्रयोग या पर्यावरण के साधनों का प्रयोग? आपका जवाब होगा पर्यावरण की सुरक्षा तथा संरक्षण। पहला ही ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाएगा, पर्यावरण की सुरक्षा तथा संरक्षण, यह पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य होता है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2000 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन को किस कक्षा समूह में स्थान दिया गया है? तो आप लोग बताइए, क्या पहली और दूसरी कक्षा में, या तीसरी से पांचवी, या छठी से आठवीं, या नौवीं से दसवीं? तो आपका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? आपका इसमें सही जवाब होगा तीसरी से पांचवी कक्षा। तीसरी से पांचवी कक्षा तक जो है पर्यावरण शिक्षा दी जाती है। यहाँ पे प्रश्न में लिखा गया है कि पर्यावरण अध्ययन को किस कक्षा समूह में स्थान दिया गया है, तो तीसरी से पांचवी तक दिया गया है। नेक्स्ट है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देखिए, संविधान का टॉपिक आपके सिलेबस में है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार यह जो है आपके किस अनुच्छेद में है, आपको यह आपको बताना है। आपका सही जवाब क्या होगा? अनुच्छेद 32 में है। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 32। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, ध्यान से देखते चलिए आप लोग। पंचायती राज के बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? तो आपका सही जवाब होगा दोस्तों अनुच्छेद 40 में पंचायती राज के बारे में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 40 आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखते चलिए, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन है? उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, केरल, उत्तर प्रदेश? तो इन चारों में सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। भारत के मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक वन उपस्थित है। ठीक है, तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश। किस राज्य में मैंग्रोव वन का सबसे अधिक क्षेत्र है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, सिक्किम या पश्चिम बंगाल? तो आपका सही जवाब क्या होगा? आपका सही जवाब होगा दोस्तों पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। डी ऑप्शन सही है। कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग बताइए। दामोदर, गंडक, कोसी, सोन? आपका सही जवाब होगा दोस्तों दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। दामोदर नदी को क्या कहा जाता है? बंगाल का शोक कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका इसमें राइट है। नेक्स्ट देखेंगे, तवा किस नदी की सहायक नदी है? तो ध्यान से देखिए, इंपॉर्टेंट है, ताप्ती, नर्मदा, पार्वती, महानदी? तो इसमें आपका सही जवाब होगा दोस्तों नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है इसमें आपका बी ऑप्शन, ये तवा जो है नर्मदा नदी की सहायक नदी है। तो आप लोग इसे ध्यान से देखते चलिए, इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके सामने चल रही हैं। विश्व की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? तो आप बताएंगे विश्व की सबसे बड़ी नहर दोस्तों सुएज नहर है। कौन सी है? सुएज नहर विश्व की सबसे बड़ी नहर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, एक सींग गैंडा के लिए प्रसिद्ध काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? कहाँ स्थित है? बिहार में, मध्य प्रदेश में, असम में या पश्चिम बंगाल में? तो दोस्तों इसमें आपका सही जवाब होगा असम में स्थित है। कहाँ स्थित है? असम में स्थित है आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि एक सींग गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो आपका इसमें सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न अब हम देखेंगे, फूलों की घाटी स्थित है? कहाँ स्थित है? केरल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश? तो आपका सही जवाब होगा दोस्तों उत्तराखंड में स्थित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट है, शांत घाटी अवस्थित है? तो शांत घाटी यह भी इंपॉर्टेंट है, केरल, कर्नाटक, उत्तराखंड, तमिलनाडु? तो आप कहेंगे जो शांत घाटी है दोस्तों वह आपका केरल राज्य में स्थित है। इसको ध्यान रखना, शांत घाटी कहाँ स्थित है? केरल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे अब, सारनाथ स्थित है केरल में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में? तो आपका सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है दोस्तों सारनाथ। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्यान से देखते चलिए, सभी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है? मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार? तो आपका इसमें सही जवाब क्या होगा? आपका सही जवाब होगा दोस्तों ये जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है।
कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में, पीलीभीत जिले में फुलहर झील स्थित है। तो इसमें आपका जो है सी ऑप्शन दोस्तों राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? लेह, बीकानेर, जैसलमेर, चेरापूंजी। तो आपका सही जवाब होगा लेह है। लेह में सबसे कम वर्षा होती है। आपका सही जवाब ए ऑप्शन है, ठीक है। और सबसे अधिक जो है मौसिनराम में होती है। तो ए ऑप्शन आपका इसमें राइट है। लास्ट प्रश्न आपके सामने है, इसे भी आप लोग देखिए, इसका आंसर बताइए। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत के किस राज्य में स्थित है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो आपका सही जवाब होगा दोस्तों स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ये गुजरात राज्य में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए इसकी ऊंचाई कितने मीटर है, तो आप बताएंगे 182 मीटर ऊंचा है और यह विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। तो इस तरह से दोस्तों 50 प्रश्न आपका यहाँ पर्यावरण का कंप्लीट हुआ। ये सभी